हार हो जाती है अगर मान लिया जाता है, मगर जीत हो जाती है अगर ठान लिया जाता है। सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग आपके सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का भी लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पूरे के पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद जितने भी सारे टॉपिक्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन देखिएगा इसी से आते हैं। और ये फिक्स है कि हर साल एक न्यूमेरिकल जो है वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज से आ ही जाता है। ठीक है, तो आज जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे उस चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भाई कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसका डिफिनेशन पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कितने टाइप के होते हैं। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह के होते हैं। पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 तरह के कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। इसके अलावा आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। और जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उससे बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए गए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप टॉपिक्स को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ओके, आइए 1 बाय 1 समझते हैं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो व्हाट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जाता है कि ऑल दोज प्रॉपर्टीज which depends on number of solute particle are called colligative properties। हाँ, इसका डिफिनेशन क्या कहता है, कहता है कि वह सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। वो सारे प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है उसको हम लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर कोई भी अगर प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ऐसा क्या मतलब है। ठीक है, आइए इसके मीनिंग को हम लोग समझते हैं, क्योंकि बच्चा जो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के डिफिनेशन को अच्छे से पढ़ लेता है लेकिन इसका मतलब क्या होता है, मतलब समझ नहीं पाता। ठीक है, और इसी के मीनिंग को हम लोग डीपली समझते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कितने टाइप के होते हैं और उनका क्या रोल होता है। ठीक है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये 4 तरह के कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा केमिस्ट्री का, तो अक्सर करके जो एग्जामिनर होता है वो आपसे पूछता है बताओ कितने तरह के कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। ये 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं बच्चों, याद कर लिए। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलिए क्या क्या होता है। पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 तरह के कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, अब आइए इनका मतलब समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखो, पहला कह रहे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, जब किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, जब किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है बच्चों, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, एलिवेशन का मतलब इंक्रीज कर जाना। ठीक है, जब किसी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है उसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन का मतलब होता है घट जाना। तो किसी सॉल्यूशन का अगर फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, उसी को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो जितने भी यहाँ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों सारे के सारे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं और इनकी प्रॉपर्टीज जो है किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। यानी अगर मान लीजिए कि सॉल्यूशन में हमने कुछ ऐसा सॉल्यूट डाला, कुछ ऐसा सॉल्यूट हमने ऐड किया, ये सॉल्यूट जो है पानी में जाने के बाद उसके पार्टिकल जो है वो इंक्रीज कर गए। ठीक है, मान लीजिए हमने एक पार्टिकल डाला लेकिन पानी में जाने के बाद वो 2 पार्टिकल हो गया, तो पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ और आ सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट कुछ और आ सकता है। तो आइए इसी को आप एक एग्जांपल की मदद से समझाते हैं कि किस तरीके से जो ये सारी प्रॉपर्टीज है वो आपका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। ठीक है, आइए समझते हैं। देखो हमने क्या बताया, हमने भी बताया था कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है आपका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, यानी किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के पार्टिकल पे। सॉल्यूट के पार्टिकल पे इसकी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करता है। तो आइए एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लीजिए मान लीजिए हमने क्या ले लिया भाई, हमने ले लिया वाटर। ठीक है, हमने ले लिया क्या, वाटर। और वाटर हमने कितना ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया नॉर्मली
वाटर ले लेते हैं, ठीक है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है? हाँ, बच्चों को पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों, वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वाटर जब आपका प्योर फॉर्म में होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करें, आप पानी में कुछ मिला दो, ठीक है। मान लीजिए हमने पानी में क्या मिला दिया, पानी में मान लो बच्चों हमने क्या मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया। सॉल्ट सपोज हमने क्या मिला दिया, NaCl, ठीक है। तो मान लीजिए कितना अपने पानी लिया है, मान लिया सपोज हमने 1 किलो ले लिया पानी, क्या लिया, 1 kg वाटर लिया है। 1 kg वाटर में हमने 1 मोल NaCl मिला है। 1 किलो वाटर हमने क्या मिला है, 1 मोल NaCl मिला है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा अब जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, अब जो बच्चों वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 101.04 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको याद नहीं करना है, बस समझते रहिए, ठीक है। तो वो 1 किलो पानी में हमने 1 मोल सॉल्ट को ऐड किया तो हमने देखा इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 101.04। तो जब वाटर प्योर फॉर्म में होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन बच्चे जो वाटर में हम लोग कुछ ऐड कर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो देखो 100 से कितना हो गया, 101.04। तो जब किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, जब हम नमक या चीनी को पानी में ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब थोड़ा दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए हमने सेम ले लिया क्या, वाटर कितना लिया हमने, 1 किलो वाटर ले लिया, 1 kg वाटर, ठीक है। अब जो हमने NaCl ऐड कर दिया था, अब मान लीजिए हमने क्या ऐड कर दिया, इसमें MgCl2 ऐड कर दिया। या MgCl2 ऐड किया तो हमने इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक किया बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट आता है 101.56 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो और MgCl2 को हमने कितना लिया है, 1 मोल MgCl2, ठीक है। तो जब 1 किलो पानी में MgCl2 के 1 मोल हमने ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 101.56, ठीक है। शुरू में तो वो 100 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें हमने सॉल्ट को ऐड कर दिया तो वो कितना हो गया, 101.56। अब देखो NaCl को ऐड किया था तो कितने का डिफरेंस आया, हाँ, 101.04, ठीक है। लेकिन MgCl2 हमने दोनों का सेम अमाउंट में लिया तो बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया, 101.56। ये 04 से इंक्रीज किया, ये 56 से इंक्रीज कर दिया, यानी कहीं ना कहीं इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, NaCl से ज्यादा है, ठीक है। तो हमने जब अमाउंट सेम लिया तो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग क्यों आया, देखो होता क्या है, हम जो NaCl जो होता है हम इसको मान के चलते हैं कि भाई ये एक पार्टिकल है, लेकिन बच्चों जब ये पानी में जाता है तो NaCl ब्रेक होता है किसमें, Na+ में और Cl- में। तो देखने में एक पार्टिकल लग रहा है लेकिन एक्चुअल में कितने होते हैं, 2 पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो 2 पार्टिकल होते हैं तो उसकी वैल्यू इतनी आई। MgCl2 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखने में लग रहा है कि आपका जो MgCl2 है वो एक ही पार्टिकल है, लेकिन पानी में जाने के बाद ये क्या बना लेता है, Mg2+ और 2Cl-, 2Cl-। तो एक पार्टिकल मैग्नीशियम का, 2 पार्टिकल क्लोरीन का, तो फिर मिला के यहाँ पे 3 पार्टिकल होते हैं। तो हमने देखा जब 2 पार्टिकल थे तो उसकी वैल्यू ये थी, जब 3 पार्टिकल थे उसकी वैल्यू ये थी। यानी कहीं ना कहीं जो बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल। पार्टिकल कम थे तो बॉइलिंग पॉइंट कम था, पार्टिकल ज्यादा थे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो वही बॉइलिंग पॉइंट जब इंक्रीज करता है उसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है कि हमने किस टाइप का सॉल्ट लिया, यानी कितने पार्टिकल का सॉल्ट लिया। तो 2 पार्टिकल थे तो उसकी वैल्यू ये थी, 3 तो ये लिए, 4 पार्टिकल ले लेंगे तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। यानी कहीं ना कहीं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, ठीक है। आपने देखा भी होगा बच्चों कि हमारी जो मम्मी होती हैं जब अंडे को बॉईल करती है, हाँ? एक भगोना पानी ले लिए, एक भगोने पानी में 400-500 अंडा रख दिया है। अंडे को जब बॉईल करते हैं देखते हैं उसमें चीनी नमक मिलाते हैं ना। अंडे को जब बॉईल करते हैं उसमें नमक मिलाते हैं। आपने कभी मम्मी से पूछा मम्मी इसमें नमक क्यों मिलाया जाता है, बच्चों सॉल्ट इसलिए ऐड किया जाता है कि हमें पता है कि सॉल्ट ऐड करेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करने की वजह से जो एग है वो जल्दी बॉयल हो जाता है। 100 डिग्री पे अगर उसको बॉयल करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है उसको बॉयल करने पे, लेकिन यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पानी का ज़्यादा है, यानी पानी में हीट ज़्यादा है। तो पानी में हीट ज़्यादा है तो अंडे को जल्दी से बॉयल कर लेता है। तो मम्मी को भी केमिस्ट्री पहले से पता है, ठीक है। लेकिन इसका लॉजिक आप जाके अपनी मम्मी से ज़रूर शेयर करिएगा कि नमक को ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। चाहिए आइए एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे दूँ। हमने आपको बताया था कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट
ये भी क्या होता है आपका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, क्योंकि ये सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज कर जाना। ठीक है, आइए इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, वाटर। ठीक है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, अरे भाई सबको पता है, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। यानी जब प्योर वाटर रहेगा तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हम कितना मान के चलते हैं, 0 डिग्री। या 0 डिग्री टेम्परेचर पे जो पानी है वो आपका बर्फ में भी जम जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमने क्या किया, हमने वाटर में क्या मिला दिया, शुगर। पानी में हमने क्या मिला दिया, चीनी। तो पानी में जैसे हमने चीनी मिलाया तो हमने क्या देखा, हमने देखा जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डिक्रीज कर गया। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, -1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो शुरू में तो 0 डिग्री था ना, लेकिन जब हमने शुगर को मिलाते हैं तो -1 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, -1 डिग्री सेल्सियस पे वो जाके ठंड बर्फ में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा मान लीजिए आपने वाटर में आप क्या मिला दिया, वाटर में मिला दिया आप ये सॉल्ट, वही सॉल्ट अगेन हमने ले लिया सॉल्ट में NaCl। ठीक है, तो हमने जब वाटर में NaCl को मिलाने के बाद जब उसको फ्रीज किया तो हमने देखा उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। और कितने से डिक्रीज हो गया, लेट सपोज -2 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो हमने शुगर को मिलाया, फ्रीजिंग पॉइंट -1 हो गया। सॉल्ट को मिलाया, फ्रीजिंग पॉइंट -2 हो गया। तो हम जैसे सॉल्यूट को ऐड करते जा रहे हैं बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट कहीं ना कहीं घट जा रहा है। तो आपके मन में सवाल आना चाहिए, शुगर के केस में -1 है लेकिन NaCl के केस में -2, ऐसा क्यों? देखो बच्चों, शुगर जो होता है वो वाटर में जाने के बाद एक ही पार्टिकल बनाता है। एक जो सॉल्ट होता है पानी में जाने के बाद, अभी हमने पढ़ा, 2 पार्टिकल बनाता है। हमने क्या बताया, जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतना ज्यादा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगा। तो पार्टिकल ज्यादा है जिसका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज यानी फ्रीजिंग डिप्रेसिंग फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू भी क्या होती है, ज्यादा आती है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग कुल्फी बेचते हैं, हाँ आपने देखा होगा ठेले पे कुल्फी कुल्फी बेचते हैं, तो ठेले वाले क्या करते हैं, ठेले वाले जो अपने बर्फ को जमाते हैं, वाटर को जब आइस में वो कन्वर्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक मिला देते हैं। नमक मिलाने से क्या होगा बच्चों, नमक मिलाने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। और अगर कोई बर्फ -2 डिग्री सेल्सियस पे जमाया हो तो यानी वो बर्फ जो है लंबे समय के लिए चलता है, वो ज्यादा ठंडा रहता है, यानी वो पिघलने में टाइम लगेगा। सुबह से वो चलता है और शाम में उसका बर्फ पिघलता है ना। नॉर्मल बर्फ जो होगा वो जल्दी पिघल जाता है क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा 0 डिग्री होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन वो जो होता है इतना ठंडा बर्फ को कर देता है, इसको पिघलने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो आपने कभी नोटिस भी किया होगा, जब आप उस कुल्फी वाले आइसक्रीम को खाएंगे थोड़ा सा नमकीन टाइप का लगता है। ठीक है, नमक नमक सा लगता है, ऐसा इसलिए सिर्फ वाटर को फ्रीज करने में उसने नमक मिलाया, वही नमक थोड़ा सा आइसक्रीम में मिल जाता है, इस वजह से आपको नमकीला टेस्ट आता है। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के यूज करके अपने आइसक्रीम को बेच रहा है। ओके, ये था उसके पीछे कॉन्सेप्ट कि चाहे आपका बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे फ्रीजिंग पॉइंट हो, हमने जितने पार्टिकल को ऐड करेंगे उसकी वैल्यू उतना ही घटेगी या फिर इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब इतना समझने के बाद आइए वन बाय वन हम समझते हैं कि आपका जो भी रिलेटेड हो रही है वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या होता है, इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आइए हम सबसे पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। वो है क्या आप है, हाँ वो है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, आइए इसको हम लोग एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी को ओपन करेंगे ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। ओके, अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, इसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि भाई ये क्या है, आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है। वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के पार्टिकल, जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतना ही ज्यादा इनमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब क्या होता है ये समझते हैं। देखो हमने क्या लिया, हमने ले लिया बीकर ए। ठीक है, ये हम लोगों ने पहला बीकर से हमने क्या लिया है, प्योर सॉल्वेंट। लेट सपोज प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। ओके बच्चों, जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो आपका वोलेटाइल सॉल्वेंट। कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल। और वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब ऐसा कोई सॉल्वेंट जिसका वेपर बने। आप देख सकते हैं वाटर जो है, वाटर की कुछ मॉलिक्यूल जो है वो बच्चों वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसा कोई सॉल्वेंट जिसका वेपर बनता है वो बोलता है वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, फिर बीकर हमने ले लिया वाटर। वाटर की क्या होता है, वाटर की जो सरफेस होता है बच्चों, इस सरफेस से कुछ वाटर के पार्टिकल जो है वो लिक्विड से किस में चले जाते हैं, गैस में।
यहाँ पे जितने भी पार्टिकल देख रहे हैं ये आपका क्या है, वाटर के वेपर है, ठीक है। यानी आपके यहाँ पे सॉल्वेंट का वेपर है, ओके। अब ये जो भी वेपर है, ये जो भी वेपर है अपने ही लिक्विड पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। जब वेपर अपने ही लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाता है तो क्या बोलता है, वेपर प्रेशर। मैं मान लेता हूँ जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है बच्चों वो क्या है आपका, पी नॉट। पी नॉट क्या है, पी नॉट आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, जब किस फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में, ओके। हमने क्या किया, हमने कहा कि इसी सॉल्वेंट में क्या मिला दिया, इसी सॉल्वेंट में हमने क्या मिला दिया, कुछ सॉल्यूट को मिला दिया। तो सॉल्यूट में क्या ले सकते हैं, सॉल्यूट में लेट सपोज आपने क्या मिला दिया, सॉल्ट ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, ओके। और सॉल्यूट कैसा होना चाहिए बच्चों आपका, नॉन वोलेटाइल। कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसका वेपर नहीं बनता ना। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो नमक है वो भाप बन के उड़ गया, चीनी है जो वो भाप बन के उड़ गया, तो जिसका वेपर नहीं बनता उसे क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो जो हमने वोलेटाइल सॉल्वेंट में यानी कि पानी में क्या लिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि चीनी ले लिया या फिर क्या ले लिया, नमक ले लिया, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि बच्चों इसका जो भी वेपर प्रेशर था वो वेपर प्रेशर क्या हो गया, पहले से डिक्रीज हो गया। हाँ, जब हमने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो हमने क्या देखा, हमने देखा उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब है कि उसमें कम वेपर बनने लगे। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 वेपर के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो ग्रीन कलर का बॉल है बच्चों आपके सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने जब सॉल्यूट को हमने यहाँ पे मिला दिया तो हमने देखा उसका जो वेपर है वो कम बन रहा है। हाँ, वेपर कम बन रहा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या हो गया, कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गया है। इसी को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हम क्या मान लेते हैं, वेपर प्रेशर क्या मान लेते हैं आपका, पीएस। पीएस क्या होता है, पीएस आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, और पी नॉट क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, जब सॉल्यूट को हमने ऐड किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों हो गया, वेपर प्रेशर घट क्यों गया। देखो होता क्या है बच्चों, जब सॉल्यूट को आप ऐड करते हैं तो सॉल्यूट क्या करता है, सॉल्यूट इसके सरफेस को कवर कर लेता है, और सरफेस को कवर करने की वजह से जो यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल है यहाँ से बाहर नहीं जा पाते। अब जब लिक्विड के मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो इसका वेपर भी नहीं बन पा रहा है, इस वजह से इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको स्कूल से घर जाना है, बहुत तेज से भूख लगी है, स्कूल से घर जाना है, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। बहुत ज्यादा जब रास्ते में ट्रैफिक है तो क्या आप घर जल्दी पहुंच पाएंगे, तो जी नहीं, कहीं ना कहीं आपका जो रेट है वो स्लो हो जाएगा, ओके। ऐसे क्या करता है, जो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं वो वहां पे ट्रैफिक जाम लगा देता है। ट्रैफिक जाम की वजह से जो आपके सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है उनका वेपर नहीं बनता तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसे को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओके। तो आइए इसका क्या फार्मूला होता है, आपको फार्मूला बता देते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कहता है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट ना, जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि नमक या चीनी को मिलाते हैं किसमें, वोलेटाइल सॉल्वेंट यानी कि वाटर में, तो हमें क्या देखने को मिलता है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस। हाँ, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज कर जाता है, बिकॉज ऑफ लेस सरफेस एरिया, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे के पूरे सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे, लेकिन यहाँ देख सकते हैं सरफेस से वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी आ गए, कहीं ना कहीं उसका सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो एग्जाम में आपका पूछ लेता है कि जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो क्यों डिक्रीज कर जाता है, आप बोलिएगा क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है, इस वजह से वेपर प्रेशर भी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ओके। अब फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूले को लर्न कर लेते हैं, तो इसके फार्मूले से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है बच्चों आपका पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। ये फार्मूला बन जाता है फिर किसका, मोल फ्रैक्शन, किसका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला बन जाता है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं इसको थोड़ा भी हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे देखो 3 चीजें आपको देखने को मिल रही है, क्या है आपका पी नॉट है, पी एस है, और क्या है आपका एक्स है। पी नॉट क्या है, अभी बता दे कुछ देर पहले, पी नॉट क्या है आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक है। पी नॉट क्या है,
पी नॉट है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ठीक है, चलिए अब पीएस क्या है, अभी ये भी बताए थे यहाँ पे हमने। पीएस क्या है, इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो पीएस लिख दीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे एक्स क्या है बच्चों, एक्स क्या है, देखो ये जो हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाए गए हैं, तो सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वही क्या है, एक्स है। तो एक्स क्या है, एक्स इज मोल फ्रैक्शन। ओके, और किसका मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये होता है इसका फार्मूला, तो फार्मूले को लर्न किए रहिएगा। ओके, अब कुछ बातें और जान लीजिए। देखो यहाँ पे जो बच्चों मोल फ्रैक्शन का आपने फार्मूला पढ़ा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ना, सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है N2 अपॉन N1 प्लस N2, N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, और मान लीजिए इसमें, हाँ इसमें जो N2 का मोल है बच्चों वो बहुत ही कम है, N2 का मोल बहुत ही कम है किससे, N1 से। इस फार्मूले को आप लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। ठीक है, यहाँ पे N2 रहेगा, N2 अपॉन N1। अब ये कैसा है थोड़ा समझिए, हमने क्या बताया, हमने कहा कि डिनोमिनेटर में जो N2 है, N2 का जो मोल है बहुत ही कम है किससे, N1 से। अब जिसकी वैल्यू बच्चों बहुत ही ज्यादा कम होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। जिसकी वैल्यू क्या होती है, नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, N2 अपॉन N1। ठीक है, अब मोल का फार्मूला क्या होता है, मोल का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, यानी जहां n है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, W अपॉन m, N2 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, W2 अपॉन M2। ऐसे N1 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, N1 की वैल्यू रख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग थोड़ा और डिराइव करते हैं। तो सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, N2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, N2 की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, W2 अपॉन क्या हो जाएगा, M2। ठीक है, इंटू N1 की वैल्यू रखो क्या, W1 अपॉन M1, तो W1 अपॉन M1, M1 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा इस तरीके से। यानी बच्चों जहां पे हम लोगों ने वो मोल फ्रैक्शन लिखा उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। तो इसी वैल्यू को इस फार्मूले में उठा के पुट कर दिए तो क्या बनेगा, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू हम लोगों ने डिराइव किया है, क्या है, ये हो जाता है आपका W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। ठीक है, मिला लीजिए एक बार, W2 अपॉन W1, M1 अपॉन M2। ये आपका फार्मूला एक और बन के तैयार हो गया है किसके, यहाँ पे मोलर मास के टर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसको थोड़ा डिराइव किया जाए। ठीक है, अब देखो जो P नॉट माइनस पी एस है, P नॉट माइनस पी एस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P। डेल्टा P क्या है आपका, P नॉट माइनस पी एस। ठीक है, अपॉन P नॉट को वैसे ही रहने दो, इज इक्वल्स टू W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। W2 रहेगा ऊपर ना, सही कर लीजिए, यहाँ पे W2 रहेगा। ठीक है, W2 अपॉन M1, W1 इंटू M2। ओके, यहाँ पे एक और फार्मूला हमने क्या कर लिया है, डिराइव कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे डेल्टा P क्या है, डेल्टा P को भी लिख लो भाई, डेल्टा P क्या है, डेल्टा P को बोला जाता है लोअरिंग, क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, मान लीजिए टोटल सॉल्यूशन जो पूरे सॉल्वेंट का टोटल प्रेशर था P नॉट था, P नॉट में से कुछ ना कुछ क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, तो P नॉट माइनस पी एस को हम लोग बोलते हैं डेल्टा P। डेल्टा P का नाम क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, हम तो यहाँ पे डेल्टा P अपॉन P नॉट है बच्चों, डेल्टा P अपॉन P नॉट है, इसको बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, जो डेल्टा P अपॉन P नॉट है, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो और क्या क्या चीजें बच गया, और बच गया आपका W1 क्या है, W2 क्या है, M1 क्या है और M2 क्या है, इसको तो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो W2 क्या है, W2 होता है मास ऑफ क्या, सॉल्यूट। W2 क्या होता है, सॉल्यूट का मास, और W1 क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। और
M1 M2 क्या होता है? M1 है बच्चों मोलर मास, ठीक है, इसका मोलर मास होता है आपका सॉल्वेंट का। M1 इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और M2 क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बेसिकली यहाँ पे ये बच्चों 2 है, 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? आपको सॉल्यूट को, ठीक है। तो W2 मास ऑफ सॉल्यूट, M2 मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। 1 जो है वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो W1 मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट और M1 क्या मतलब? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस फार्मूले में जो भी टर्म्स दिए गए हैं उस टर्म को बिल्कुल आप क्लियर होना चाहिए कि किसको हम लोग क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। ये तो पूरा पूरा डेरिवेशन था, लेकिन जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में फार्मूले को ऐड किया है इस फार्मूले से आप मतलब रखिएगा, ठीक है। अब फार्मूला पढ़ने के बाद आइए देखते हैं कि इससे आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पे देखिएगा एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है, ओके। तो क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 0.0225। देखो कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया है, तो इसका जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है वो कितना होता है? 0.000225। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? डाटा जो है पहले लिख लो, क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में दिया ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्वेश्चन में क्या दिया है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये कितना दिया है आपका? 0.0225, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और क्या आगे कह रहा है? कह रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब बताइए जो आपका यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने ऐड किया है, उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का आपको मोल फ्रैक्शन बताना है, यानी आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया हुआ है और आपको x की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला रखेंगे? हाँ देखिए बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू होती है इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओके। और ये किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन के। तो इसकी वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू पूछ रही है, हम लोग फार्मूले में पहले पुट करते हैं, ठीक है। फार्मूला हम लोगों ने क्या लिखा है? रिलेटिव लोअरिंग का फार्मूला हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे P0 माइनस PS अपॉन P0, ठीक है। इसकी वैल्यू किसकी होती है? इसकी वैल्यू होता है, आपको इसको लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन P0, ओके। और ये किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन के। देखो अभी मैंने कुछ देर पहले यहाँ बताया है, क्या बताया हमने? हाँ हमने यहाँ पे बताया कि डेल्टा P अपॉन P0 ये क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है डेल्टा P अपॉन P0, यानी इसकी वैल्यू ये किसकी वैल्यू है? ये आपका है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। और इसका डाटा दिया गया है, इसका वैल्यू कितना दिया है? 0.0225, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 0.0225, ठीक है। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन के बराबर है, वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 0.0225, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं है, आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला ऑप्शन होगा, ओके। याद रखिएगा कभी भी क्वेश्चन में अगर आपका जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वही क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है। आई रिपीट, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है उसी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? आपकी मोल फ्रैक्शन के बराबर आएगी। इस वजह से दोनों ही डाटा के वैल्यू क्या है? आपका आंसर सेम है, ठीक है। ये तो एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब आइए थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, बस आपको बस थोड़ा पढ़ते हुए ये बात का ध्यान रखना है कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो डाटा में दिया क्या है। अगर आपने ये पहचान लिया कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, तो आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है? A solution is prepared by dissolving 5 gram of non-volatile solute in 200 gram of water, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन कैसे बनाया जा रहा है? आपने 5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 200 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया है। 200 ग्राम पानी में 5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने ऐड किया है। फिर क्या कह रहा है कि इट हैज वेपर प्रेशर ऑफ 31.84 mmHg एट 300 केल्विन, ठीक है। अब जब इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने यहाँ पे वाटर में ऐड किया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ रहा है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आ रहा है? 31.84 mmHg ये वेपर प्रेशर है 300 केल्विन पे। तो क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोलर मास को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है।
अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को हम लोग डिकोड करना सीखे कि भाई क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर ये चीज आपको करना आ गया तो सही बता रहे, कोई भी अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ गया तो बेट लगा सकते हो, आसानी से आप उसको कर सकते हैं। तो क्या दिया है भाई यहाँ पे 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास दिया है। सॉल्यूट का मास को किससे लिखते हैं, W2। तो W2 का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 5 ग्राम। ठीक है, तो सॉल्यूट का मास दिया है। ओके, तो 5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं 200 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट, यानी कि जो 200 ग्राम है वो सॉल्वेंट का मास दिया है। सॉल्वेंट का मास बोले तो W1। W1 कितना दिया है आपका, 200 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास दे दिया 200 ग्राम। और भाई क्या कह रहा है, इट हैज वेपर प्रेशर ऑफ 31.84। ठीक है, इट का मतलब ये सॉल्यूशन के बारे में बात हो रहा है, यानी कि ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किससे लिखते हैं, PS से। PS इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। उसका वैल्यू कितना दिया है, 31.84 mm ऑफ Hg। जो mmHg होता है बच्चों वो आपका प्रेशर का यूनिट होता है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट करना है। और सॉल्यूट के मोलर मास को किससे लिखते हैं बच्चों, हाँ M2 से, यानी M2 आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, और यहाँ पे सॉल्वेंट का मोलर मास देखो, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पे वाटर है। और वाटर का मोलर मास आपको पता ही होना चाहिए। देखो वाटर होता है H2O, और पानी का जो मोलर मास होता है बच्चों कितना होता है, 18 ग्राम होता है। ठीक है, तो यानी कि सॉल्वेंट का मोलर मास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 18 ग्राम। और यह है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना दिया है, 32 mm ऑफ Hg। ठीक है, या यानी कि P0 का वैल्यू दिया है आपका 32 mm ऑफ Hg। ओके, तो इतनी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। अब आइए इसी को देख के हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका यहाँ पे जो सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा। तो इतना डाटा दिया गया है, मोलर मास पूछ रहा है, तो हमने बच्चों जो फार्मूला पढ़ा था इसमें से इस वाले फार्मूले को हम लोग रखते हैं, क्योंकि इसमें सबकी वैल्यू दी गई है, बस आपका M2 का वैल्यू नहीं दिया है, तो उस फार्मूले से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है लिख लीजिए। फार्मूला क्या है भाई, फार्मूला क्या होता है आपका, P0 माइनस PS अपॉन P0। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू M1। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। एक बार मैच के लिए, W2 अपॉन M2 M1 अपॉन W1, यही है W2 अपॉन M2 M1 अपॉन W1। एक बिल्कुल सही फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, अब जो जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन को बस 1 बाय 1 आपको उठा के पुट करना है। ठीक है, तो P0 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना, 32 लिख दीजिए, माइनस PS का वैल्यू कितना दिया है, 31.84 अपॉन P0 के वैल्यू कितना है भाई, 32 इज इक्वल्स टू W2 की वैल्यू 5 इंटू M1 की वैल्यू कितनी है, 18 अपॉन M2 का वैल्यू कहाँ है भाई, इसको निकालना है, उसको एज इट इज वैसे ही रहने दीजिए। W1 कहाँ पे क्वेश्चन में, 200। ठीक है, बस क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हाँ आप थोड़ा कैलकुलेट करके हमें कमेंट करिए कि इसको सॉल्व करने के बाद M2 का वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, बताइए कितना M2 का वैल्यू आएगा। तो आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो M2 का वैल्यू जो है वो आपका निकल कर आएगा कितना, 90 ग्राम। कितना निकल कर आएगा, 90 ग्राम पर मोल। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करके बताइएगा जो मैंने यहाँ पे आंसर लाया है ये मेरा कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। ठीक है, 90 ग्राम पर मोल क्या होता है, इसका मोलर मास यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल सा, और ये भी क्वेश्चन आता है कितने मार्क्स के होते हैं, हाँ ये क्वेश्चन जनरली आपके या तो 3 मार्क्स को देखने को मिलेंगे या तो 2 मार्क्स। तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस डाटा क्या दिया है, डाटा को आपको पता होना चाहिए और फार्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला अगर लर्न होगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो जितने भी फार्मूले हैं उस फार्मूला का रट्टा मत मारिएगा, हाँ आप याद करेंगे तो फार्मूला भूल जाएंगे। हमेशा कोशिश करिए कि जो भी फार्मूला दिया है और फार्मूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लगाने
करने का, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो फार्मूला अपने आप लर्न हो जाएगा। मैथ में भी देखते हैं, मैथ में इतने सारे फार्मूले होते हैं, एक साथ तो याद नहीं कर सकते, तो आप फार्मूला से रिलेटेड ढेर सारे सवाल लगाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा फार्मूला होते हैं, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का इतने सारे क्वेश्चन लगाते हो, फार्मूला क्या होता है, लर्न हो जाता है। ऐसे ही कोई भी फार्मूला आपको याद करना होगा, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाएंगे तो फार्मूले को लर्न कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया। आइए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या होता है आपका, है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बताओ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, ठीक है। तो पहले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बच्चों की बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हाँ, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आपने बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफिनेशन है, ये बचपन वाला डिफिनेशन पढ़ा होगा। सर बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें पानी जो है वो बॉयल करने लगे। हाँ, जिस टेम्परेचर पे पानी बॉयल करने लगता है, खोलने लगता है, गैस में कन्वर्ट होने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये तो बचपन का डिफिनेशन था, लेकिन सॉल्यूशन के चैप्टर में बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो क्या बोलता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कहता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का नया डेफिनेशन याद करिएगा, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू 1 atm देन इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जब तक लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर नहीं होगा, तब तक वो लिक्विड बॉयल नहीं होगा, तब तक उसका वेपर नहीं बनेगा, ठीक है। तो आइए समझाते हैं कि भाई यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, आइए थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। हाँ, देखो क्या होता है भाई, डिफरेंट पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्या कह रहा है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। अभी कुछ देर पहले बढ़ गया थे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। फिर क्या होता है, एंड हेंस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड मोर हीट एनर्जी एंड बॉयल एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। अब क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट गया है, और वेपर प्रेशर को हमें क्या करना है, जो वेपर प्रेशर घटा उसको 1 atm के बराबर लाना है। इस वेपर प्रेशर को 1 atm पे लाने के लिए हमें क्या करना, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब जाके लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर आ गया। वही कह रहा है कि उनका वेपर प्रेशर घट जाता है, इस वजह से सॉल्यूशन को ज्यादा हीट चाहिए और वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा फिर समझा देते हैं। क्या कह रहा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कहता है कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट यानी कि वोलेटाइल सॉल्वेंट यानी कि वाटर को लेंगे, वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि नमक या चीनी को ऐड करते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। वेपर प्रेशर घटने की वजह से बच्चों उसको बॉयल करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, और उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आइए एक ग्राफ है, इस ग्राफ को थोड़ा बताते हैं। एनसीईआरटी में ग्राफ दिया गया है, ग्राफ का क्या मतलब होता है। ओके, तो ग्राफ को थोड़ा सा गौर से देखिए। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, तो बच्चों एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टेम्परेचर, ठीक है। और जो यहाँ पे वाई एक्सिस दिख रहा है आपको, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिया है, वेपर प्रेशर, ठीक है। बेसिकली टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का यहाँ पे ग्राफ है। अब देखो हम यहाँ पे दो चीजों का ग्राफ को प्लॉट करेंगे। एक बार हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट यानी कि हम लोग प्योर वाटर का वेपर प्रेशर का ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब हमने क्या किया है, हमने वाटर में हमने कुछ मिला दिया। जैसे सपोज हमने वाटर में क्या मिला दिया, शुगर। वाटर में शुगर मिला देंगे, क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सॉल्वेंट यानी वाटर और वाटर प्लस शुगर का ग्राफ को प्लॉट किया गया। तो देखो पानी जब प्योर फॉर्म में होता है तो ये इसका वेपर प्रेशर का ग्राफ होता है। दिस इज अ ग्राफ फॉर वेपर प्रेशर, ठीक है। ये वेपर प्रेशर किसका है, आपका सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। अब क्या किया हमने, वाटर में हमने क्या मिला दिया, चीनी। पानी में चीनी मिला दोगे, पानी में कुछ मिला दोगे, उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। तो वेपर प्रेशर पहले ज्यादा था, ठीक है, ज्यादा था, लेकिन हमने कुछ मिला दिया तो अब देखो ये जो ग्राफ जा रहा है, ये क्या है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। पहले वेपर प्रेशर देखो यहाँ पे, इसकी वैल्यू देखो, यहाँ इसकी वैल्यू कट करेंगे तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। लेकिन जब हमें सॉल्वेंट में कुछ ऐड कर दिया, अब देखो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर कट कर रहा है वो कहाँ पे कट कर रहा है,
यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, अब हमने क्या बताया, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमने बताया बॉइलिंग पॉइंट जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो किसके, 1 एटीएम के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हरे कलर की यहाँ पे लाइन दिख रहा है बच्चों, ये क्या है आपका, ये 1 एटीएम का यहाँ पे प्रेशर है, 1 एटीएम का प्रेशर है। ठीक है, अब सुनिए गौर से, देखो यहाँ पे देखेंगे, ये जो सॉल्वेंट है, हाँ ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्राफ यहाँ पे कट कर रहा है। देखो यहाँ के जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और जो 1 एटीएम है, 1 एटीएम और सॉल्वेंट का जो लाइन है कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जिस, और इस ग्राफ को अगर आप सीधे प्लॉट करेंगे, ये कहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉइंट क्या बताता है, ये पॉइंट वो टेम्परेचर है, ये जो पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने दोनों ग्राफ को मिलाया है, ये पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, वो बॉयल कर जा रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टीबी नॉट। टीबी नॉट यानी क्या होता है, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, अब जब सॉल्यूशन को हमने ग्राफ को प्लॉट किया तो हमने क्या देखा, सॉल्यूशन का जो ग्राफ है वेपर प्रेशर का और 1 एटीएम का, वो यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन का जो ग्राफ है और 1 एटीएम का ग्राफ है, वो कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे। अब यहाँ से जब हमने टेम्परेचर को प्लॉट किया तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पे देखा तो जो लाइन है वो कहाँ कट कर रहा है, टेम्परेचर को इस एक्सिस पे, उसको हमने क्या बोल दिया, टीबी। ठीक है, अब टीबी टीबी नॉट क्या है, हाँ टीबी नॉट क्या है, ये आपका सॉल्वेंट क्या है आपका, ये है आप टीबी नॉट आपका सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और टीबी क्या है, टीबी ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का ये क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब गौर से देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का मतलब दोनों में कितना चेंज आया है, तो जब आप डेल्टा टीबी के वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आता है आपका टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है माइनस सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी की बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखेंगे जो प्योर सॉल्वेंट है बच्चों, उसका टेम्परेचर ग्राफ यहाँ पे कट कर रहा है, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसका कहीं ना कहीं टेम्परेचर ग्राफ यहाँ कट कर रहा है। यानी कि जो टीबी नॉट है बच्चों, उसकी वैल्यू क्या है, कम है। हाँ देखो, ये पहले कट कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है, कम है, और टीबी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिला देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ था। ग्राफ को आप बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, समझेंगे तो आ जाएगा, लेकिन मेन है आज का फार्मूला, फार्मूला लर्न करे रहिएगा। ठीक है, तो इसी के फार्मूले के मैं आपको बताता है कि इसका फार्मूला क्या होता है। ओके, चलो तो देखो यहाँ पे जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इसको हम लोग किससे लिखते हैं बच्चों, डेल्टा टीबी। ठीक है, कहीं भी डेल्टा टीबी लिखा होगा उसका मतलब क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो डेल्टा टीबी, ओके, ये किसके इक्वल होता है, अभी बताया है, जो डेल्टा टीबी होता है किसके इक्वल होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। ओके, डेल्टा टीबी किसके इक्वल होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट। ओके, अब और आगे देखिए, जो यहाँ पर डेल्टा टीबी होता है बच्चों, यानी कि आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो किसके प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन होता है स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब क्या होता है, स्मॉल एम का मतलब होता है मोलैलिटी। क्या होता है, मोलैलिटी। या प्रोपोर्शनलिटी बताते हैं वो क्या होता है, वो कांस्टेंट आता है। ठीक है, उस कांस्टेंट का नाम क्या होता है, केबी। क्या बोलते हैं, केबी इंटू एम। ओके, अब डेल्टा टीबी किसको इक्वल है, टीबी माइनस टीबी नॉट। और डेल्टा टीबी को आप लिख सकते हैं क्या, टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, केबी इंटू एम, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, केबी इंटू एम के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला बन के क्या होता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, अब किसमें क्या क्या चीजें है, ये इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड है, हाँ इसमें क्या है, डेल्टा टीबी है, और क्या है भाई, टीबी है, और टीबी नॉट। इसके अलावा क्या है आपका, केबी है। इसके अलावा क्या है, स्मॉल एम। इनको क्या बोला जाता है, तो याद रखे रहिएगा। देखिए, ये जो टीबी है,
टीबी को क्या बोला जाता है? डेल्टा टीबी को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या बोला जाता है? बोला जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, टीबी क्या है? टीबी क्या है आपका? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। टीबी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का आपका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, एम क्या है? एम है आपका मोलैलिटी। क्या बोला जाता है? मोलैलिटी बोला जाता है। ठीक है, अब केबी क्या बोलता है? केबी कांस्टेंट होता है, तो बोलता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका कई सारे नाम है, इसको नाम को मैं नोट करा दे रहा हूँ। केबी को कई सारे नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो केबी को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। केबी का क्या होता है? बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। एक तो ये नाम होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम होता है, इसके अलावा होता है EBU डबल LI एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। स्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है, प्रोनाउंस थोड़ा सा सही नहीं हो रहा है, कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो केबी के कई सारे नाम होता है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोला जाता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोला जाता है, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। कई सारे इसके नाम होते हैं। ठीक है, अब इसी फार्मूले को थोड़ा डिराइव करोगे तो एक फार्मूला और निकल कर आएगा। तो क्या फार्मूला आएगा उसको भी थोड़ा बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे जो मोलैलिटी है बच्चों, मोलैलिटी का फार्मूला पढ़ा है। हाँ, मोलैलिटी का फार्मूला याद है कि भूल गए? मोलैलिटी का फार्मूला याद है कि भूल गए? मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और क्या होगा? 1000। ठीक है, तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है भाई? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या होता है? 1000। ये मोलैलिटी का फार्मूला होता है। यानी कि जहां पे स्मॉल m है ना, स्मॉल m की जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी इस पूरे वैल्यू को उठा के पुट कर सकते हैं। इस पूरे के वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे? स्मॉल m में पुट कर देंगे, तो नया फार्मूला क्या बन के आएगा? तो देखिए, डेल्टा टीबी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? थोड़ा देखिए यहाँ पे, केबी तो पहले से है, तो केबी को एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, केबी तो वैसे ही होगा। इसके अलावा स्मॉल m की वैल्यू पुट करेंगे, तो स्मॉल की वैल्यू m की वैल्यू क्या थी? मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है आपका डेल्टा टीबी का फार्मूला, और इसी फार्मूले से आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। इस फार्मूले को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे W2, W1, M2 ये सब क्या है? हाँ, ये सब वही है जो हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन में पढ़कर आया था। मोल फ्रैक्शन में पढ़े थे ना, सॉरी, रिलेटिव लोअर प्रोफेशन में। ठीक है, W2 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट है। M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, तो जो चीज हम लोगों ने पढ़ के आया है एज इट इज वैसा ही सेम टू सेम है। ओके, तो घबराने वाली बात नहीं किससे क्या है। अब जो एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है, ओके, इसका कहाँ पे भाई यूज होता है? जो आपका यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, इसका यूज कहाँ पे होता है? तो भाई हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब किसी सॉल्वेंट या पानी में नमक को मिलाते हैं, चीनी को मिलाते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इससे सबसे फायदा ये होता है बच्चों कि जो हम लोग एग को बॉयल करते हैं, अंडे को बॉयल करते तो क्या करते हैं? मम्मी जब अंडे को बॉयल करती है तो पानी में थोड़ा सा नमक मिला देती है। तो नमक मिलाने की वजह से क्या होता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, तो पानी में ज़्यादा हीट होता है। ज़्यादा हीट होने की वजह से वो अंडे को अच्छे से बॉयल कर लेता है, तो वही एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हम लोग कुकर में खाना बनाते हैं, ठीक है, कुकर में खाना बनाते हैं तो जल्दी से बन जाता है। वही कढ़ाई में खाना बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो खाना जो जल्दी बनता है वो इसी की वजह से होता है। तो होता क्या है? कुकर में मान लो हम लोग सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, सब्जी बनाते हैं, आलू, टमाटर, गोभी,
उसी में पानी नमक डाल दिए। अब पानी में जैसे नमक डाले, अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा वो खाने को जल्दी बना देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे रियल लाइफ में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया यहाँ पे इसका रियल यूज। अब आइए देखते हैं कि जो क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में, उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कंपाउंड व्हेन 6.3 ग्राम ऑफ इट is dissolved in 27 gram of chloroform to form a solution that has boiling point of 68.04 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन क्या कहा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड का मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। हाँ, कंपाउंड है यानी कि कोई सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट का मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। कब? जब उसका 6.3 ग्राम, जब वो सॉल्यूट के 6.3 ग्राम को डिसॉल्व करते हैं किसमें, 27 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म। 27 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म में जब हम उस सॉल्यूट के 6.3 ग्राम को ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना हो जाता है, 68.04 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो आपको क्या बताना है, फिर आगे भी कुछ लिखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या लिखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म इज दिस। तो प्योर क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है और क्लोरोफॉर्म के लिए केबी का वैल्यू भी दिया है, कितना है, 3.63 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में हम लोग बारी बारी से हम लोग देखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई है? तो क्या क्या चीजें दिया है, कह रहा है कि यहाँ पे कंपाउंड का मोलर मास पता करना है। अब मोलर मास को हम लोग क्या लिखते हैं, M2। M2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू नहीं पता है। क्या दिया है, जब उस कंपाउंड का मास 6.3 ग्राम, तो सॉल्यूट का मास बोले तो W2, और W2 का वैल्यू कितना दिया है, 6.3 ग्राम हमने ले लिया है। ठीक है, इज डिजॉल्व इन 27 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो यानी क्लोरोफॉर्म क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और ये सॉल्वेंट का मास दिया है, और सॉल्वेंट का मास को हमने क्या लिखते हैं, W1। W1 का वैल्यू कितना दिया है, 27 ग्राम। फिर ऑफ द सॉल्यूशन, तो जब हमने 6.3 ग्राम को 27 ग्राम क्लोरोफॉर्म मिलाया तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, हाँ ये जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्यूशन का दिया है, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 68.04। और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखते हैं हम लोग, TB। TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और कितना है आपका, 68.04 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और क्या कह रहा है यहाँ पे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। प्योर क्लोरोफॉर्म का मतलब, हाँ यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट दिया है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, TB नॉट। और TB नॉट का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 61.04 डिग्री सेल्सियस। ओके, और KB का वैल्यू दिया है, KB का वैल्यू कितना दिया है भाई, 3.63 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल दिया हुआ है। तो इतनी वैल्यू दी गई है। अब हमें क्या करना है, मोलर मास को निकालना है। ठीक है, तो कभी कभी मोलर मास पूछ लिया जाए और KB दिया होगा, बस इसी फार्मूले को कर दिएगा, लगभग सबकी वैल्यू दी गई है, बस आपको M2 वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो फार्मूले को लर्न कर लीजिएगा। आइए हम लोग सॉल्यूशन को करते हैं। ओके, तो भाई फार्मूला क्या है, व्हाट इज द फार्मूला, फार्मूला क्या है, तो देखिए फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल्टा TB, क्या लिखेंगे, डेल्टा TB। ओके, और डेल्टा TB की वैल्यू क्या होती है, हाँ TB माइनस TB नॉट, TB माइनस TB नॉट। और इसके अलावा इसकी वैल्यू किसकी होती है, बराबर होता है KB इंटू W2, KB इंटू W2 इंटू 1000। ठीक है, अपॉन M2 इंटू W1, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो डेल्टा TB का फार्मूला। अब क्वेश्चन में क्या कह दिया है, TB माइनस TB नॉट दिया गया है। TB की वैल्यू कितना दिया है, TB की वैल्यू यहाँ दी गई है भाई 68.04, 68.04 TB का वैल्यू दिया है, माइनस TB नॉट की वैल्यू कितना दिया है, 61.04। ओके, और KB का वैल्यू कितना है, 3.63 इंटू W2, W2 की वैल्यू 6.3 इंटू 1000। ओके, अपॉन
M2 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, एज इट इज उसको छोड़ दीजिए, इंटू W1। W1 का मतलब सॉल्वेंट का मास कितना दिया है 27। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कि भाई M2 का वैल्यू क्या आएगा। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कि इसमें M2 की वैल्यू कितनी आएगी। कैलकुलेट करिए, मैं भी यहाँ पे कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, तो कितनी वैल्यू निकल कर आएगी। हाँ भाई, ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितना वैल्यू निकल कर आएगा। जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 121। कितना आएगा 121 ग्राम पर मोल। मोलर मास की जो यूनिट होती है वो क्या होता है 121 ग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है। ठीक है, आई होप सो आपका और मेरा आंसर बिल्कुल क्या आया होगा, सेम आया होगा। ठीक है, तो जो भी मैथ के स्टूडेंट होंगे, तो मैथ के स्टूडेंट जो होगा उनको भाई इसको सॉल्व करने पे टाइम लगना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। हो सकता है बायो वाले तो थोड़ा बहुत इधर उधर आ जाए, लेकिन याद रखिएगा बच्चों, अगर आंसर नहीं आया तो आंसर के आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आंसर आ भी गया, आपने आंसर 121 लिख भी दिया, लेकिन अगर आप ग्राम पर मोल इसके यूनिट को लिखना भूल गए, वहां भी आपका नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए अगला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। वो क्या है, वो है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग किससे लिखते हैं, डेल्टा TF से। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को लिखते थे किससे, डेल्टा TB से, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को लिखते हैं किससे, डेल्टा TF से लिखा जाता है। ठीक है, तो भाई डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बताए थे, फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना। फ्रीजिंग पॉइंट कैसे घटता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं इसके थ्योरी की मदद से। ओके, इसका डिफिनेशन क्या कहता है। तो ये सब चीजें मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, एकदम स्टार्ट में जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का, तो इसको मैंने बता दिया था। ठीक है, उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे तो इसलिए टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि व्हेन आर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट। हाँ, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट यानी चीनी और नमक को जब हम पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। हाँ, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, एंड हेंस the temperature of the solution must be lower below the freezing point। ठीक है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से बच्चों जो टेम्परेचर है हम उसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे। टेम्परेचर थोड़ा पीछे यानी टेम्परेचर अगर माइनस में लेके जाएंगे, टेम्परेचर को लो और करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। किसका, द प्योर सॉल्वेंट विच इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसी चीज को आइए हम लोग एक ग्राफ की मदद से इसको समझते हैं। ठीक है, जो ग्राफ है ये आपके NCERT में ग्राफ दिया गया है। ठीक है, इस ग्राफ को थोड़ा समझिए। इस ग्राफ में 3 चीजें दी गई हैं। पहला चीज क्या दिया है, इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3 चीजों का ग्राफ प्लॉट किया है। ओके, पहला हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे यहाँ पे क्या, लिक्विड सॉल्वेंट। और ये जो लिक्विड सॉल्वेंट है कैसा होना चाहिए, आपका प्योर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट होना चाहिए, और प्योर सॉल्वेंट लेट सपोज हमने क्या ले लिया है, वाटर। ठीक है, मान लीजिए जो वाटर है, वाटर के ये वेपर प्रेशर ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है आपके वाटर के वेपर प्रेशर का ग्राफ है। ठीक है, ओके, इसके अलावा हमने क्या किया, वाटर में कुछ मिला दिया, वाटर में सॉल्यूट को मिला दिया, पानी में चीनी को मिला दिया। अब पानी में चीनी को मिलाते तो वेपर प्रेशर घट जाता है। ठीक है, तो जब प्योर फॉर्म में था वेपर प्रेशर ज्यादा था, जब वाटर में कुछ ऐड करें तो वेपर प्रेशर घट गया। तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब वही होता है, पानी में चीनी को मिला दिया तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो 2 चीजों का ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया। ये वेपर प्रेशर किसका है, हाँ, ये आपका सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यानी वाटर का वेपर प्रेशर है। वाटर में जब कुछ मिला देता है तो सॉल्यूशन बनता है, इसका वेपर प्रेशर है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ वेपर प्रेशर क्या है, थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, अब देखिए तीसरे ग्राफ को प्लॉट किया गया है। यहाँ पे जो तीसरा ग्राफ देख रहे हैं ये किसका है, ये किसका है, ये तब है जब हम इसको फ्रीज कर देते हैं, पानी को जब फ्रीज कर देते हैं। जो सॉल्वेंट यानी कि वाटर है, वाटर है किस फॉर्म में, वाटर है बच्चों किस फॉर्म में, वाटर है आपका आइस के फॉर्म में। आइस मतलब उसको क्या कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है। ओके, अब तो यानी कि ये आपका एक तरीके से आइस का वेपर प्रेशर ग्राफ है, ये वाटर का है और ये सॉल्यूशन का है। ठीक है, अब सुनिए, अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। अब हमने बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस पढ़ा था, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है।
बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनेशन हम लोगों ने नया डिफिनेशन पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब आइए समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। नॉर्मली हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वह टेम्परेचर जो पानी को जमा दे। हाँ, पानी को जिस टेम्परेचर पे फ्रीज किया जाता है उसको बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। ये तो बचपन का डिफिनेशन है, डिफिनेशन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सुनिए। जब सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए किसके, लिक्विड के वेपर प्रेशर के, ठीक है। तो ऐसा कोई टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए उसी क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो जब दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है उस टेम्परेचर पे वो क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर को थोड़ा सा डिफिनेशन को अच्छे से लर्न कर रहिएगा। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड become equal to vapor pressure of liquid, then it is called freezing point, ठीक है। अब थोड़ा देखिए कि ये जो है एक तरीके से कहा गया, हाँ, ये जो फ्रोजन का मतलब ये जम गया यानी कि सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है। तो सॉलिड का वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर है, दोनों का ग्राफ कहाँ कट कर रहा है भाई, देखो यहाँ पे हम लोगों ने वाटर है, वाटर को हमने जमा दिया, बर्फ बन गया। तो सॉलिड और लिक्विड दोनों का ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, देखिए दोनों का ग्राफ क्या कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। दोनों का ग्राफ इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा है, अगर इसी को हमने क्या करेंगे, इसी का अगर हम टेम्परेचर निकालेंगे तो ये जिस पॉइंट पे टेम्परेचर आ रहा है बच्चों से क्या बोलते हैं, TF नॉट। TF नॉट क्या है, TF नॉट है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। अब क्या हुआ, तो ये तो वाटर और आइस का दोनों का जब आपका क्या हो जाए, वेपर प्रेशर सेम हो जाए तो उस टेम्परेचर पे क्या होता है, वो आपका फ्रीज हो जाता है। अब क्या हो गया, ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन और आइस का, ये सॉल्यूशन है यानी लिक्विड है और ये सॉलिड है, इनका ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, देखो ये दोनों कहाँ पे, ये दोनों इस वाले पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर टेम्परेचर को प्लॉट करेंगे तो टेम्परेचर कितना आ रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर प्लॉट किया, टेम्परेचर क्या है आपका TF। तो TF क्या है बच्चों, TF क्या है आपका सॉल्यूशन जहाँ पे फ्रीज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरफ आएंगे तो वैल्यू बढ़ रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं TF नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो जब इसका सॉल्यूशन को फ्रीज किया, टेम्परेचर को पीछे लेकर गए, टेम्परेचर को जब हम पीछे लेकर गए तो कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर क्या है, कम है, तो ये TF की वैल्यू क्या होती है, वो कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग डेल्टा TF की वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा TF की वैल्यू क्या आती है, ज्यादा में से कम को घटा दो तो क्या हो जाएगा, TF नॉट माइनस TF, और इसी के बच्चे बोला जाता है क्या, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF को क्या बोला जाता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसके इक्वल होता है हाँ सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल होता है, ठीक है। अब यानी कि जब किसी वाटर में किसी सॉल्यूट को मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर को आप कम लेके जाते हैं तो कम टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होता है आइस का और सॉल्यूशन का वो कट करता है, ठीक है। आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए पानी है, पानी को जब आप आइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसके ही वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, सबके सब वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो उसको आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। जब आप वाटर में आप सॉल्ट को ऐड कर देंगे और सॉल्ट और वाटर दोनों के साथ में फ्रीज करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं टेम्परेचर को आप पीछे लेके जाएंगे, तब वो दोनों के दोनों जाके अच्छे से फ्रीज होंगे। इसी वजह से जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड किया जाता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहीं ना कहीं घट जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है, देखो ऐसा शहर बहुत ज्यादा जहाँ पे बर्फ गिरता है, जैसे मान लो कोई ऐसा सिटी है जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरता है। अब मान लीजिए आपको कहीं पे जाना है, आपको कहीं पे जाना है और आपके कार पे बर्फ गिरी पड़ी है, तो पहले क्या करेंगे, बर्फ को हटाएंगे। तो वहां पे लोग क्या करते हैं, बर्फ पे क्या होता है, नमक को ऐड कर देते हैं। जब बच्चे बर्फ में आप नमक को ऐड करेंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है।
जब पानी में नमक को मिलाओगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं बर्फ को जमने के लिए और टेम्परेचर चाहिए, लेकिन टेम्परेचर तो वही है, तो बर्फ क्या हुआ, पिघल के गिर जाता है। तो आप भी कहीं ट्राई करिएगा, आपको बर्फ कोई आइस होगा, आइस को जल्दी से पिघलाना है तो आइस के ऊपर आप नमक थोड़ा डाल दीजिएगा, देखिएगा आइस जो है जल्दी से क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो आपका सॉल्ट होता है वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है, ठीक है। तो ये होता है इसका रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है। तो अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो जैसे हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला निकाला था, सेम वैसे ही डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का भी फार्मूला हम लोग निकालेंगे, ठीक है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट किसे लिखते हैं, डेल्टा टी एफ, और बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टी बी से लिखते हैं। तो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा आपका टी एफ नॉट माइनस टी एफ के, ओके। और ये भी किससे इक्वल हो जाएगा, जैसे उसमें था, उसमें क्या था, के बी था, के बी जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे के एफ हो जाएगा, इनटू, बल्कि बाकी सब कुछ सेम रहेगा, W2 इंटू 1000 अपॉन नीचे क्या था याद है, M2 इंटू W1, ओके। तो जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला था, सेम वही फार्मूला किसका हो जाएगा, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हो जाएगा। पर जहां टीबी था, टीबी की जगह क्या हो जाएगा, टीएफ हो जाएगा, और केबी था, केबी की जगह क्या हो जाएगा, केएफ हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है। तो क्या क्या चीजें यहाँ पर है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। टीएफ नॉट क्या है बताए थे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का क्या होता है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और टीएफ क्या होता है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। W2 लिखवा चुके हैं, हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। केएफ क्या होता है, केएफ को लिख लो भाई, केएफ को क्या बोला जाता है, ठीक है। केएफ एक क्या होता है, केएफ आपका है एक तरह का कांस्टेंट होता है, इसके भी कई सारे नाम होते हैं। केएफ को बोला जाता है यहाँ पे क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। और हमेशा याद रखिएगा जो केएफ है बच्चों, क्वेश्चन में केएफ का वैल्यू हमेशा दिया रहता है, ठीक है। इसके अलावा इसका नाम क्या होता है, सब बोला जाता है मोलल, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या बोला जाता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू हमेशा क्या होता है, दिया होता है, ठीक है। ये सारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, ओके। अब एक फॉर्मूला हम लोगों ने और पढ़ा था, याद है फॉर्मूला क्या था, हाँ, डेल्टा टीबी था, तो डेल्टा टीबी के लिए क्या लिख देंगे, डेल्टा टीएफ लिख देंगे। तो उसमें क्या था, टीबी माइनस टीबी नॉट था, इसमें क्या हो जाएगा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू, याद है क्या था, हाँ, के बी इंटू एम था, या के बी जगह क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम। ये फार्मूला बन के यहाँ पे क्या हो गया भैया, तैयार हो गया, ठीक है। तो ये दो फार्मूले थोड़ा लर्न किए रहेगा, ये दोनों फार्मूले में से ये वाला फार्मूला ज्यादा यूज होता है, ओके। अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आइए हम देखते हैं कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है कि नहीं। हाँ देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, सॉल्व भी करते हैं। क्या कह रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल KCl solution assuming KCl to be completely dissociated in water, KF का वैल्यू दिया गया है, हम बताना क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया गया है, डाटा को आइए थोड़ा समझते हैं। गिवन क्या दिया भाई, क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल ऑफ इतना, हाँ आपको क्या पता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि आपको कहीं ना कहीं टीएफ का वैल्यू पता करना है कि टीएफ का वैल्यू क्या है, उसको आपको पता करना है। और चारों वहां पे ऑप्शन दिया, क्या होगा हमें नहीं पता, सॉल्व करते हैं। और क्या दिया यहाँ पे, के एफ फॉर वाटर, के एफ का वैल्यू दिया है, के एफ का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 1.86 का वैल्यू दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, KCl क्या होता है बच्चों, KCl आपका सॉल्यूट होता है, ठीक है। और वो सॉल्यूट कितना लिया है, 1 मोलल, 1 मोलल का मतलब होता है उसकी मोलैलिटी 1 है, यानी इस क्वेश्चन में जो मोलैलिटी दिया है बच्चों, वो मोलैलिटी कितना दिया है, 1 मोलल, ठीक है। मोलैलिटी कितना दिया है, 1 मोलल, ओके। मोलैलिटी भी मिल गया, KF भी मिल गया, TF नॉट नहीं दिया है। हाँ तो चलिए फॉर्मूला रखते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये देखो मोलैलिटी दिया है, KF दिया है,
और आपको क्या निकालना है, आपको टीएफ निकालना है। इसी फॉर्मूले को लग दीजिए, ठीक है। फॉर्मूले को हम लोग फिर रखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ की वैल्यू होती है क्या, टीएफ नॉट माइनस टीएफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। ओके, तो यहाँ पे टीएफ नॉट की वैल्यू नहीं दी गई है, और यहाँ पे क्या है, वाटर। हाँ बताओ बताओ, वाटर का आपको फ्रीजिंग पॉइंट पता है? हाँ, वाटर का जो प्योर फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पे जो टीएफ नॉट है वो क्या है, टीएफ नॉट को बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ प्योर सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता ही है कितना होता है बच्चों, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। माइनस टीएफ क्या है, टीएफ क्या है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, और वही हमें निकालना भी है। तो टीएफ को एज इट इज वैसे रहने दीजिए, ठीक है। केएफ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया, केएफ का वैल्यू दिया है 1.86 इंटू मोलैलिटी भी क्वेश्चन में दिया, कितना 1, मोलैलिटी कितना हो गया है 1। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, केसीएल, और केसीएल क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है। होता क्या है यहाँ पे, केसीएल है और पानी में जाने के बाद टूटता है के प्लस में और सीएल माइनस में। अब पानी में जाने के बाद यहाँ पे दो पार्टिकल हो जा रहे हैं, तो इसमें आप क्या करिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से पार्टिकल जो इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। ये थोड़ा जानने वाली बात थी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिएगा। इसमें क्या करेंगे आप, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व कर लो, 0 माइनस टीएफ तो वही हो जाएगा, यहाँ पे टीएफ हो जाएगा, यहाँ पे 1.86 इंटू 2 कितना आएगा, 1.86 इंटू 2 क्या कितना होएगा, हो जाएगा हो जाएगा 3.72। ओके, माइनस इधर है तो इसको इधर लगा दिए, टीएफ की वैल्यू हो जाएगी -3.72 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा आपका टीएफ। और क्वेश्चन में आपका यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ भी रहा था, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, -3.72। चलिए बताइए ये जो है किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा आप क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, देखे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन, साफ साफ लिख रहा है कि भाई सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो टीएफ हमें निकालना है। बस को एकदम ये एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई कि दिया क्या पूछ क्या रहा है, तभी लगा पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पढ़िए इसको। क्या कह रहा है कि 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इट डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ H2O फ्रीज एट 272.07 केल्विन। देखो 18 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा रहा है 200 ग्राम पानी में, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है, 272.07 केल्विन। तो आपको क्या बताना है, कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, और केएफ फॉर वाटर, वाटर का केएफ का वैल्यू दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं, आइए उसको हम लिख लेते हैं भाई, क्या क्या चीजें गिवन है, ठीक है। हालांकि एक ट्राई करिए कि आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में थोड़ा करके बताइए कि भाई क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, W1 कितना है, W2 कितना है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूट का यहाँ मास दिया है, तो सॉल्यूट का मास 18 ग्राम है, यानी कि W2 का वैल्यू दिया है कितना, 18 ग्राम सॉल्यूट का मास दे दिया है। डिसॉल्व 200 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर सॉल्वेंट होता है, और सॉल्वेंट का मास कितना दिया आपका 200 ग्राम, ये भी हो गया। और ये जो मतलब सॉल्यूट को वाटर में ऐड कर रहे हैं, वाटर में ऐड करने के बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है कितना आ रहा है 272.07, तो ये कहीं ना कहीं सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है आपका टीएफ, और टीएफ का वैल्यू कितना दिया है 272.07 केल्विन। ओके, ये भी हो गया। अब क्या बताना है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास बोले तो M2 आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और केएफ का वैल्यू दिया है भाई, कितना दिया है 1.86 इसकी वैल्यू दी गई है। तो इतना वैल्यू दिया गया है, इन वैल्यू को देखते हुए क्या करना है आपको, यहाँ पे इसकी वैल्यूज को निकालना है। आइए निकालते हैं भाई, ठीक है। चलो फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है आपको जी, यहाँ पे सीधी लाइन है कि नहीं, जो हमने फार्मूला याद कराया था इसका, हाँ, डिप्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ इज इक्वल्स टू क्या था, केएफ इंटू W2 इंटू 1000, ठीक है, अपॉन क्या था याद है, अपॉन M2 इंटू W1, ठीक है। ये फॉर्मूला था। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है,
क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे TF नॉट। अब देखो TF नॉट क्या होता है, DF नॉट होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है TF नॉट, क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। बताइए पानी का जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है केल्विन में, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ 0 डिग्री सेल्सियस होता है इसका पानी का। हाँ पानी का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर सेल्सियस की बात करें में वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब पता है 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है, कितना होता है भाई, 273 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 273 क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री की जगह रख सकते हैं 273 केल्विन, तो लिख दीजिए यहाँ पे TF नॉट क्या हो जाएगा, 273 केल्विन। आप बोलोगे सर हम सेल्सियस क्यों नहीं रख सकते, देखो क्वेश्चन में अगर आपका टेम्परेचर का यूनिट केल्विन में दिया है तो केल्विन में रखेंगे, सेल्सियस में दिया होगा तो सेल्सियस में रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में दिया है, इस वजह से वाटर का हमने फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में ही रखा हुआ है। तो 273.15 होता है अगर उसका पूरा देखा जाए तो, माइनस और TF का वैल्यू कितना दिया है, TF का वैल्यू दिया 272.07। ओके इज इक्वल्स टू KF का वैल्यू कितना दिया है भाई, 1.86। W2 कितना दिया है, 18 इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास निकालना है एज इट इज, उसको लीव कर दीजिए। W1 कितना दिया है, 200। चलिए जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए मोलर मास की वैल्यू क्या आएगी। बताइए, मैं भी यहाँ पे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो कैलकुलेट करिए जल्दी से, कितना आएगा इसका वैल्यू। इसका वैल्यू जो है वो निकल कर आएगा बच्चों 155 ग्राम पर मोल। बताता है मोलर मास यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, यही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितने ही सिंपल से सवाल आए हैं, बहुत ही इजी सवाल आते हैं, बस ये कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या दिया है। ओके, इस जो सवाल है, सवाल को थोड़ा सा और लेवल अप करता है, लेकिन वो आप सवाल को तभी कर पाएंगे जब आप वांट ऑफ फैक्टर को पढ़ लेंगे। लेकिन कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वांट ऑफ फैक्टर दोनों को मिक्स करके आता है, तो इससे अगले वाले वीडियो में लोग वांट ऑफ फैक्टर में पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं इस तरह के कुछ क्वेश्चन को इजीली लगा देंगे। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। तो क्या है अगला टॉपिक, हाँ अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो अभी तक हम लोगों ने 3 तरह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली है। पहला हम लोग ने क्या पढ़ा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा हम लोग पढ़ा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ऑस्मोसिस जो होता है वो कहीं ना कहीं ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है, रिलेट करके बनता है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट को समझे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्या होगा, कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या लिया, एक बीकर है, एक कंटेनर है। ओके, इस कंटेनर में क्या कर दिया हम लोग, कंटेनर में 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कंटेनर को हमको यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। चलो भाई, कंटेनर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीजें हमने ले लिया। मान लीजिए यहाँ पे कंटेनर में एक साइड हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, एक साइड हम लोगों ने लिया है कंसंट्रेटेड, क्या लिया है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया हुआ है। ओके, और दूसरे साइड हम लोगों ने क्या लिया है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या लिया है, डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया हुआ है। ओके, बोलोगे सर आप यहाँ पे कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है। यहाँ पे इस वाले में सॉल्यूट की मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। उसको हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और डाइल्यूट में क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी मिलाना। ठीक है, तो पानी मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले कंटेनर में जो सॉल्यूट की मात्रा है कहीं ना कहीं क्या होगी, कम होगी। अब आपने पानी को ऐड कर लिया तो सॉल्वेंट की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिया है, एक तरह लिया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक तरह डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, कंसंट्रेशन में क्या होता है, सॉल्यूट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है, और इस डाइल्यूट में क्या होता है, सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या एक डॉटेड से लाइन की ड्रॉ किया है, इसको बोलते हैं बच्चों SPM। SPM का पूरा नाम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है, ये आपका सॉल्वेंट को जाने देता है। ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास कर देता है और सॉल्यूट मॉलिक्यूल को रोक देता है।
सॉल्यूट को रोक देता है। आपने देखा होगा मम्मी जब रोटी बनाते जाती है, रोटी बनाने से पहले क्या करती है, चलनी लेती है, तो चलनी में आटे को डालती हैं, आटे को चालती हैं, जो उसमें फाइन आटा होता है, जो सही आटा होता है वो तो नीचे चला जाता है, जो उसमें और सारी चीजें जो आपके काम की नहीं है तो चलनी में रहता है उसको साइड कर देते हैं। ठीक है, समझ लो एक तरीके से ये भी चलनी के जैसे काम करता है। ओके, सेमी परमेबल क्या होता है, मेम्ब्रेन, एक तरह का मेम्ब्रेन होता है जो सॉल्यूट को पास करता है, सॉल्वेंट को रोकता है। यानी अगर अगर सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा तो यहाँ पे का सॉल्यूट तो रह जाएगा, सॉल्यूट यहीं रह जाएगा, लेकिन सॉल्वेंट क्या हो जाता है, मूव कर जाएगा। तो ऐसा कोई मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को पास करने देता है, सॉल्यूट को रोकता है, उसको क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ऐसा क्यों होता है, देखो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वो छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल अगर छोटे हैं तो आराम से इससे क्या होते हैं, पास आउट हो सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी और बातें हैं, जानिए। देखिए तो क्या होता है ऑस्मोसिस, क्या होता है ऑस्मोसिस, जब ऐसा कोई प्रोसेस में क्या हो, सॉल्वेंट फ्लो हो। और सॉल्वेंट कहाँ फ्लो होता है, क्या सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा से कम की तरफ होगा, कहाँ से, ज्यादा से कम। तो बताइए इन दोनों तरफ सॉल्वेंट कहाँ जाता है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, यहाँ से सॉल्वेंट कम है, तो मॉलिक्यूल कहाँ से जाएंगे, हमेशा क्या होगा, याद रखिएगा, ज्यादा से कहाँ जाएंगे, कम की तरफ, ज्यादा से कहाँ पे जाएंगे, कम की तरफ। इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोला जाता है। ठीक है, व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस, हाँ, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ऑस्मोसिस क्या, सुन लिए, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगेन आई रिपीट, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं उसी को ऑस्मोसिस बोला जाता है। क्यों भाई, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा है और कंसंट्रेटेड में सॉल्वेंट कम है। तो दुनिया का निजाम है कि हर दुनिया में हर चीज ज्यादा से कम की तरफ ही जाती है। हाँ, जब आप कभी छलांग लगाते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप नीचे से ऊपर चले जाते हैं, तो बात की बात है ऊपर से नीचे आएंगे। हाँ, जब आपका टायर फिक्स हो जाएगा तो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, दुनिया में हर चीज कहाँ होती है, ऊपर से नीचे की तरफ जाती है और हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाती है। तो जब आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड यानी ज्यादा सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की तरफ जाते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस बोला जाता है। और ये प्रोसेस कब होगा, जब आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपने एग्जाम में नहीं लिखा है तो आपका नंबर कट हो जाएगा। हाँ, तो when solvent molecule flow from dilute solution to concentrated solution via semi-permeable membrane, the process known as osmosis. Okay, आइए डिफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं कि ऑस्मोसिस का डिफिनेशन क्या होता है। What is osmosis? कह रहा कि the process of net flow of solvent, हाँ, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं, कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। कहाँ पे भाई, लोअर कंसंट्रेशन से लेके हायर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन का मतलब वही है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, लो कंसंट्रेशन। ओके, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाएंगे, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस बोला जाता है। तो याद रखिएगा, ऑस्मोसिस में आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही फ्लो करता है, कहाँ से, लो कंसंट्रेशन से हाई या फिर डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में मूव करता है। और किसके थ्रू मूव करता है, थ्रू, देखो यहाँ लिखा नहीं है लेकिन यहाँ लिख दीजिए, वाया, इसके थ्रू, वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये तो एक मेरी डिफिनेशन हो गई। अब ये जो डिफिनेशन दिया गया है वो आपके एनसीईआरटी में डिफिनेशन दिया गया है। एनसीईआरटी का भी डिफिनेशन पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है, द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट। हाँ, जब प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेगा कहाँ तक, सॉल्यूशन में, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोला जाता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस का हमने दो डेफिनेशन पढ़ लिया। यहाँ कहा है प्योर सॉल्वेंट से, जब प्योर सॉल्वेंट से कहाँ पे मूव करेगा, सॉल्यूशन की तरफ। जब आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम होगा, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, उसी को ऑस्मोसिस बोला जाता है। तो ऑस्मोसिस के दो डेफिनेशन है। पहला क्या बोलता है, पहला आपका लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से कहाँ पे जाएगा, हाई कंसंट्रेशन में, उसी को बोला जाता है आपका क्या, ऑस्मोसिस। दूसरा क्या बोला हम लोगों ने, दूसरा कहाँ से जाएगा, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से कहाँ पे जाएगा आपका, सॉल्यूशन की तरफ, उसी क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस बोला जाता है।
ओके। अब अगर आप लोग को ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ऑस्मोसिस कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, तो जब हमने क्या किया, एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन रखा, एक तरफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रखा, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थी आप ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये लेफ्ट से कहाँ पे आपका, राइट से कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। ठीक है, अब गौर सुनिए, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि जाना रुक जाए। जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे जो राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनका जो फ्लो है रुक जाए, तो क्या करेंगे, हम बाहर से यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों, प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, बाहर से प्रेशर लगाएंगे कहाँ पे, सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में हम लोग बाहर से प्रेशर लगाएंगे, बाहर से इतना प्रेशर लगाए कि जो मॉलिक्यूल है वो फ्लो करना क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। फ्लो करना क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है, पाई से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वह प्रेशर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को फ्लो करने से रोक दे, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वह प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर रोक दे, उसी क्या बोलता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। इसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या होता है। The external pressure applied to the solution to stop the flow of solvent। हाँ, कह रहा है कि वह प्रेशर जो क्या है वो सॉल्यूशन की तरफ लगाया जाए, तो कि वो क्या करे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को स्टॉप कर दे, ऑस्मोसिस को रोक दे। किसके थ्रू, सेमी परमेबल के थ्रू। इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। वह प्रेशर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को फ्लो करने से रोक दे, उसी को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, याद रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका भी फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, देखो, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बच्चों, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस पे, कंसंट्रेशन पे। किस पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा गैस कांस्टेंट। तो पाई किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और आर पे। इसीलिए जो पाई का फार्मूला होता है वो होता है क्या, CRT। पाई बराबर क्या होता है, CRT। मैंने कैसे याद किया है, मैंने याद किया है कैथोड रे ट्यूब। हाँ, आपने क्लास 11 में पढ़ा है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे होती है, कैथोड रे ट्यूब की मदद से। तो कैथोड रे ट्यूब उसको पढ़ा जाता है, ये पाई की वैल्यू होती है। अब कौन कौन सा टर्म में क्या होता है उसको समझ लीजिए। यहाँ पे देखो, पाई तो बता ही दिए। पाई क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। हाँ, ओपी का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। सी क्या है, सी है आपका कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन है, आपका सॉल्यूशन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोला जाता है। अब तक बच्चों जितने भी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, सारे के सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलैरिटी आ रहा है, लेकिन ये एक लौता ऐसा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसमें क्या आता है, मोलैरिटी आता है। ठीक है, यहाँ पे आर क्या होता है, आर होता है बच्चों, होता है आपका गैस कांस्टेंट। क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.314। ये क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू दी गई होगी। ठीक है, और टी क्या होता है, टी होता है आपका टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर में क्या रखेंगे, केल्विन में रखते हैं। ठीक है, ये आपका एक तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला हो गया है। अब इस फार्मूले को थोड़ा और आप डिराइव कर सकते हैं। मोलैरिटी का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। हाँ, मोलैरिटी क्या बोलता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फार्मूला होता है क्या, मोल मोल नंबर ऑफ मोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ठीक है, यानी जहां पे बच्चों मोलरिटी है, यानी जहां पे सी है, सी की जगह क्या ले सकते हैं, N/V इंटू 1000। तो सी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई की वैल्यू आ जाएगी, सी की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, N/V। तो सी की जगह हो जाएगा क्या, N/V। इसके अलावा क्या है, आर है, टी है, और 1000 यहाँ का लग जाएगा। ठीक है, तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर का ये भी फार्मूला आ जाता है। ओके, चलो और आगे सुनिए। मोलैरिटी का हमने एक फार्मूला और पढ़ा है। क्या फार्मूला पढ़ा है, हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। हाँ, मोलैरिटी का याद है फार्मूला, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। तो इस वैल्यू को भी, तो जहाँ पे सी है, तो सी की जगह इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दिए, तो क्या आएगा भाई, क्या आ जाएगा, देखिए पाई के वैल्यू क्या निकल के आएगा, देखिए सी की जगह क्या ले सकते हैं, W2। ठीक है, इनटू आर और टी तो पहले से दिया हुआ है,
ठीक है, RT तो पहले से दिया है, इसके अलावा इसमें क्या लिखा है 1000 है। ओके, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा M2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर का पूरा फार्मूला निकल कर आ जाता है। ओके, तो एग्जाम में ज्यादातर ये वाला फार्मूला आपके काम में आता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। यही था ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, अब आइए ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं। ओके, ये एनसीईआरटी में कुछ नोट करने वाली बात दी गई है, तो उसको नोट में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड is preferred for determination of molar mass of macromolecules such as protein and polymer due to following reason। देखो होता क्या है, जो हम जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते हैं, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज क्या होता है, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास मेजर करते हैं। क्या है, सॉल्यूट के मोलर मास को हम लोग मेजर करते हैं। और सॉल्यूट के मोलर मास को मेजर करने के लिए चारों में से सबसे अच्छा मेथड कौन माना जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को सॉल्यूट के मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे कह रहा है कि वही जो ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट होता है, उसका जो मेथड होता है वो औरों से ज्यादा अच्छा माना जाता है। और किसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए जाना जाता है, हाँ, प्रोटीन और पॉलीमर के मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं। ऐसा क्यों यूज करते हैं, दो रीजन है। ठीक है, पहला रीजन क्या है, पहला रीजन तो ये है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बच्चों, उसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे ही मेजर कर सकते हैं। मतलब जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, हमें और टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन यह है कि इसमें हम लोग क्या होता है, मोलरिटी यूज कर सकते हैं, ना कि मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी की जगह हम लोग क्या होता है, मोलैलिटी की यूज करते हैं, इस वजह इसको माना जाता है। क्योंकि होता क्या है, अगर हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से ही सैंपल लेंगे, थोड़े से ही सैंपल से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस यहाँ पे जो प्रोटीन और पॉलीमर है उसका हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो प्रोटीन और पॉलीमर के लिए इसका मेथड क्यों अच्छा माना जाता है, उसके मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करने के लिए। पहला बोलिएगा कि इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे आसानी से मेजर कर सकते हैं, और इसमें मोलैलिटी यूज करते हैं, मोलैलिटी के अलावा, इस वजह से इसको अच्छा मेथड माना जाता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर एंड प्रोटीन इज, ना कह रहा है कि यहाँ पे प्रोटीन और पॉलीमर के मॉलिक्यूलर मास को पता करने के लिए कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, चारों होता है। अभी मैंने बताया था, चारों में सबसे अच्छा कौन माना जाता है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर माना जाता है। देखो कितना सिंपल सवाल है। इसका रीजन क्या है, रीजन मैंने यहाँ बता दिया, ये आसानी से रूम टेम्परेचर में मेजर हो सकता है, और इसमें मोलरिटी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह है कि फॉर 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया अब मोलर मास 60 ग्राम पर मोल। कह रहा है कि आपके पास यूरिया का 5% सॉल्यूशन है, उसका मोलर मास दिया गया है। क्या आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर है 300 केल्विन, 300 केल्विन पर ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना है, आर का वैल्यू दिया गया है। ओके ओके, आइए सवाल को लगाते हैं। तो देखिए भाई, पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, 5% सॉल्यूशन दिया है। इसका सॉल्यूशन दिया है भाई यूरिया का 5% सॉल्यूशन दिया है। हम आपको बताए थे 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है इसके अंदर 5 ग्राम क्या पाया जा रहा है, सॉल्यूट। 5 ग्राम क्या पाया जा रहा है, सॉल्यूट पाया जा रहा है। और यहाँ पे 95 ग्राम क्या पाया जा रहा है, सॉल्वेंट। और यहाँ जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कितना होता है बच्चों, 100 ग्राम का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इसका ये मतलब होता है 5% सॉल्यूशन का मतलब उसके अंदर 5 ग्राम सॉल्यूट है, 95 ग्राम यहाँ पे सॉल्वेंट रहेगा। 95 ग्राम क्या रहेगा, यहाँ पे सॉल्वेंट रहेगा, और 100 ग्राम क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। इतनी बात हो गई। और क्या दिया है, मोलर मास को किससे लिखते हैं, M2 से। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है कितना, 60 ग्राम पर मोल, ये भी दिया है। और क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई की वैल्यू आपको निकालनी है, एज इट इज वैसे ही रहने दीजिए। और टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया आपका 300 केल्विन टेम्परेचर दिया है। और आर की वैल्यू भी दी गई है, आर की वैल्यू कितनी है, 0.0821।
ओके तो यहाँ पे बेसिकली हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है, इतनी सारी वैल्यू दी गई है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या था? ये फार्मूला हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पढ़ा था। कहा गया फार्मूला? तो ये फार्मूले को पुट करना है, क्या? W2R इंटू टी इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए लिखते हैं भाई, क्या है? हाँ, फार्मूला क्या है? पाई इज इक्वल टू W2 इंटू R इंटू टी इंटू 1000, ठीक है, अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यह फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ कर आए हैं। W2 का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में? हाँ, W2 देखो, W2 का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मास दिया गया है कितना? 5 ग्राम। W2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 इंटू R का वैल्यू दिया है 0.0821, ओके, इंटू टेम्परेचर कितना दिया है? 300 केल्विन इंटू 1000, ओके, अपॉन M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 60 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये सॉल्यूशन का मास दिया है, तो सॉल्यूशन का मास होता है बच्चों, वही सॉल्यूशन का क्या होता है? वॉल्यूम होता है, क्योंकि पानी का जो मास होता है उसी का क्या होता है? वॉल्यूम होता है, क्योंकि पानी की डेंसिटी सेम होती है, इस वजह से वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दोगे? 100। ठीक है, अब बताइए इसने को आप जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कि पाई की वैल्यू कितनी होगी। कैलकुलेट करके बताइए कि पाई की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो पाई की वैल्यू आएगी आपकी 20.525। क्या आ जाएगा आपका? 20.525। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर है, अब प्रेशर की यूनिट क्या होता है? ATM होता है, तो यहाँ पे ATM में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन में बस सिंपल सा डाटा हमने देखा, डाटा के बाद हमने यहाँ पे क्या किया? फार्मूले को बस पुट किया है। फार्मूले के पुट करने के बाद भाई सारा का सारा खेल तो आप तो जानते ही। बस ये थोड़ा सा आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, किसमें? न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल को अगर आप स्ट्रांग करना सीख गए तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, अब हमने जो ऑस्मोसिस पढ़ा था, ऑस्मोसिस को उल्टा क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को उल्टा क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। अब आइए थोड़ा ऑस्मोसिस पे चलते हैं कि भाई ऑस्मोसिस क्या था। ऑस्मोसिस में क्या था? हाँ, देखिए ऑस्मोसिस में क्या था आपका? जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट क्या होता है? मूव करता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। और रिवर्स में इसका उल्टा हो जाएगा। रिवर्स में उल्टा क्या होगा? अब देखो बच्चों, जो आपका प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जा रहे थे, अब उल्टा हो जाएगा। अब जब मॉलिक्यूल फ्लो होगा कहाँ होगा? सॉल्यूशन से कहाँ जाएगा? प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन से आपका सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट में मूव करने लगेगा, उसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का बिल्कुल उल्टा होता है। और ये कब होगा? ये तभी होगा बच्चों जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर को थोड़ा और बढ़ा देंगे। प्रेशर क्या करेंगे? थोड़ा और बढ़ा देंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा? वो फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इसको उल्टे दिशा में लेके जाना है। उल्टे दिशा में तो हमें बाहर से और प्रेशर लगाएगा। जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाते हैं उस टाइम पे क्या होता है? वहां पे आपका सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट में जो मूव करता है उसे क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस बोला जाता है। ठीक है, तो आइए इसको मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझा देना चाहता हूँ कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने वहां पे एक अजम्पशन लिया था, तो क्या ले लिया? मान लीजिए एक कंटेनर ले लीजिए। ओके, इस कंटेनर में आप क्या ले लीजिए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेने के बाद सीधा है, चलिए ओके, यहाँ पे हमने क्या ले लिया भाई? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक तरफ हम लोग क्या रखते हैं? एक तरफ हम लोग रखते हैं प्योर सॉल्वेंट। क्या रखते हैं? प्योर सॉल्वेंट रखते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग क्या रखते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट भी होगा और साथ ही साथ क्या होगा? सॉल्वेंट भी होगा, दोनों होगा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होगा? नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली जहां ज्यादा सॉल्वेंट होता है वहां से कम की तरफ जाता है। ठीक है, ज्यादा से कहां जाएगा? कम की तरफ नॉर्मली जाता है ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ज्यादा से कहां जाएगा? कम की तरफ। प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट ज्यादा होगा, तो नॉर्मली मॉलिक्यूल कहां जाएंगे? यहाँ पे सॉल्वेंट से कहां जाएंगे? सॉल्यूशन। सॉल्वेंट से कहां पे जा रहे हैं? सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं उल्टा हो। हम चाहते हैं क्या? सॉल्यूशन से कहां पे जाए? प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन से क्या जाए? प्योर सॉल्वेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। और प्रेशर कितना होना चाहिए? वो ऑस्मोटिक प्रेशर से उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा।
ठीक है। जब जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाया जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो कहाँ मूव करते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ मूव करते हैं, आपका सॉल्यूशन से जाते हैं प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन से कहाँ जाएगा, प्योर सॉल्वेंट, और इसी को बोला जाता है क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस बोला जाता है। क्या पढ़ लीजिए क्या कर रहा है, इफ अ प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन। ठीक है, जब आप सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट। ज्यादा प्रेशर लगाने पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो सॉल्यूशन से कहाँ जाते हैं, प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन से कहाँ जाते हैं, प्योर सॉल्वेंट। किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू। इसी को क्या बोला जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस बोला जाता है। ओके, और इसी रिवर्स ऑस्मोसिस का हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डीसैलिनेशन ऑफ सी। हाँ, मतलब जो समुद्र का पानी होता है, समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के लिए बच्चों हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि समुद्र के पानी क्या होता है, एक तरीके से वो आपका सॉल्यूशन होता है। उसी सॉल्यूशन को हम लोग प्योर सॉल्वेंट यानी पीने लायक बनाते हैं, उसी को हम लोग आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि भैया हम तो आरओ का पानी पीते हैं। आरओ का पानी का मतलब फिल्टर वाटर पीते हैं, तो आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी हमारे घरों में जो फिल्टर वाटर लगा होता है वो कहीं ना कहीं ये रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करता है, गंदे पानी को आपको फिल्टर करके साफ पानी में कन्वर्ट करता है, पीने लायक पानी बनाता है। ये थी कहानी रिवर्स ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस का डिफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, ज्यादातर एग्जाम में आपके रिवर्स ऑस्मोसिस से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, अगला हमें पढ़ना है कि भाई आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे सॉल्यूशन को तीन हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइए समझते हैं कि इन तीनों को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। मान लिया कंटेनर है, ठीक है, इन कंटेनर में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लगा दिया। ओके, अब क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे कोई ले लिया सॉल्यूशन ए, क्या ले लिया, सॉल्यूशन ए। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सॉल्यूशन बी। हमने दो तरह के यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिए। मान लेते हैं ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे हम लोग क्या मान लेते हैं, पाई 1, और बी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, हम मान लेते हैं पाई 2। ठीक है, तो क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए। क्या होता है भाई, कहता है कि ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो जाए, उसी क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या है, कह रहा है कि सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाँ, कह रहा है कि ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, उसी को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब जब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने की वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो हो रहे थे बच्चों, फ्लो होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब दोनों का तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से बैलेंस हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, वहां पे कोई भी फ्लो नहीं होता। तो लिख दे रहे हैं कि इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट वहां पे फ्लो नहीं होता है। ओके, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का आपका एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है कि क्या होता है, ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, उसे हम लोग आइसोटोनिक बोलते हैं। क्वेश्चन आया भी हुआ है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। क्या कर रहा है क्वेश्चन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम। कह रहा है कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं तो क्या चीज, इसमें क्या चीज सेम होता है, अभी पढ़ कर रहे हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, तो सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कितने सिंपल जो क्वेश्चन आते हैं, बस एक आपको डिफिनेशन क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था आइसोटोनिक, वैसे क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, उसी के बेसिस हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अगेन एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे ले लिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं सॉल्यूशन यहाँ पे ए, और इसमें हम लोग फिल करते हैं सॉल्यूशन बी। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, सॉल्यूशन बी। ओके, जो सॉल्यूशन ए का हम क्या मान लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर 1 है, पाई 1, और बी का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या मान लेते हैं, पाई 2। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, देखो हाइपर का मतलब क्या होता है, कहते हैं भैया बहुत हाइपर हो रहा है। हाइपर का मतलब बहुत बढ़ चढ़ के बोलना, बहुत ज्यादा,
ठीक है। तो क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा किससे, दूसरे सॉल्यूशन से, उसी को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से ज्यादा होता है उसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। इससे एक सवाल आता है, सवाल क्या आता है, सवाल ये आता है यहाँ पे कि अगर कोई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप क्या रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या रखते हैं आप, एनिमल सेल, क्या रखते हैं, एनिमल सेल को रखते हैं। तो क्या होता है, एनिमल सेल की जगह आप क्या ले सकते हैं, आप किशमिश भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भैया, किशमिश भी ले सकते हैं। वही कहता है कि किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एनिमल सेल को रखते हैं तो उसका क्या हालत हो जाता है। वही कह रहा है कि व्हेन एनिमल सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब एनिमल सेल को रखते हैं तो क्या होता है, द सेल विल कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक। जो सेल होता है बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। आपने देखा होगा अंगूर जो होता है, अंगूर से जब किशमिश बनाया जाता है तो अंगूर क्या होता है, बिल्कुल पचक जाता है। ठीक है। ऐसे ही एनिमल सेल को जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो क्या हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एग्जाम में सवाल आता है कि एनिमल सेल को जब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या हो जाता है, अब लिखिएगा वो सेल क्या हो जाता है भैया, श्रिंक हो जाता है, यानी कि वो पचक जाता है। ठीक है। तो ये सवाल आएगा उसको जानते रहिए। अब ऐसा क्यों होता है, देखो जब तक उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल थे, तो उस सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल थे, वाटर मॉलिक्यूल एकदम हेल्दी था, हाँ एकदम हट्टा कट्टा था। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही हम उसको यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है बच्चों वो सेल से बाहर आ जाता है। और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब सेल से बाहर आ जाता है तो सेल क्या हो जाता है, बिल्कुल पचक जाता है। ठीक है। तो जितने भी इसमें वाटर मॉलिक्यूल थे वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर ज्यादा है तो सॉलिड मॉलिक्यूल कम से ज्यादा की तरफ चले जाते हैं, तो सॉलिड मॉलिक्यूल क्या होता है, पचक जाता है। ठीक है। चलिए अगला एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या कह रहा है कि एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल। कह रहा है कि जब हम लोग अचार बनाते हैं, हमारे मम्मी जब अचार बनाती है, देखते हैं अचार में क्या लेते हैं, कच्चा आम लेते हैं। कच्चे आम का जब अचार बनाती है तो उसमें ढेर सारा नमक मिलाती है। वही कह रहा है कि जब हम लोग कच्चे आम का अचार बनाते हैं तो उसको हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं, यानी उसमें ढेर सारा नमक मिलाते हैं। ठीक है। तो नमक मिलाने के बाद क्या होता है, जो आम होता है बच्चों वो क्या होता है, आम जो होता है वो शिवर हो जाए। शिवर का मतलब होता है आम जो होता है देखते थोड़ा सा सिकुड़ सा जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो क्या करता है, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू ऑस्मोसिस। उसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस थ्रू क्या होता है, वाटर लूज कर देता है। अभी कुछ देर पहले ही बताए थे यहाँ पे। ये एनिमल सेल को आप कहाँ पे रखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या होता है वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाते हैं और क्या होता है, पचक जाता है। सेम हाल इसमें भी होता है, जब आप क्या करते हैं कच्चे आम को कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं वहां पे क्या होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और थोड़ा सिकुड़ जाता है। आपने देखा होगा कि जो आम का अचार है वो सालों साल चलता है, आम का अचार खराब नहीं होता। हाँ, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आम में जो बैक्टीरिया होते हैं, वो अचार में जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर से जो भी वो सॉल्वेंट होता है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वो क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है और वो डेड हो जाते हैं। इस वजह से जो आम का अचार है वो लंबे समय के लिए चलता है। ठीक है। चलिए अब आप पढ़ लेते हैं भाई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है। देखो हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपो का मतलब थोड़ा सा कम। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सुन लीजिए ये भी। देखो ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, कम हो। हाँ, यहाँ पे देखो पाई 1 का वैल्यू ज्यादा है, पाई 2 का वैल्यू कम है। हाँ, तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, उसे बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है दूसरे कंपैरिजन में, या सॉल्यूशन बी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाइपोटोनिक, इसका वैल्यू ज्यादा तो हाइपोटोनिक। ठीक है। तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके डिफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। क्या होता है, सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर ना, ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन कंपैरिजन में लो होता है उसे क्या बोला जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। फिर पूछा जाता है कि जो हाइपरटोनिक, ठीक है, यहाँ पे पूछता है यहाँ पे सवाल कि हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो एनिमल सेल को रखते हैं तब क्या होता है। अब देखो हाइपरटोनिक में रखे थे तो पानी क्या हो रहा था, पानी जो सेल से बाहर हो रहा था, सेल पचक जा रहा था।
लेकिन जब हाइपोटोनिक में रखेंगे तो उल्टा होगा। तो इस केस में क्या होगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन से सेल में जाएंगे, सॉल्यूशन से जब सेल में जाएंगे तो सेल क्या होगा, धीरे 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 फूलता जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। और बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल चला गया तो सेल क्या होता है, सेल ब्रश भी हो सकता है, फट भी सकता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया है कि when animal cell is placed in hypotonic solution, hypotonic solution में जो एनिमल सेल को रखते हैं तो क्या होता है, वो स्वेल हो जाता है। क्यों स्वेल हो जाता है, कि सॉल्यूशन में से जो वाटर मॉलिक्यूल सेल में जाता है वो फूल जाता है। आपने देखा होगा जब किशमिश को पानी में रखते हैं तो किशमिश एकदम फूल जाता है। हाँ, रात को किशमिश भिगो के रखते हैं तो सुबह किशमिश फूल जाता है। क्यों, क्योंकि जो पानी होता है बच्चों, पानी का कहीं ना कहीं जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कम होता है और किशमिश के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। इस वजह से जो पानी में से जो वाटर मॉलिक्यूल किशमिश में जाते हैं, किशमिश फूल जाता है। यानी एक तरीके से वो आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी कुछ सवाल है, ये सवाल को कर लेते हैं। हाँ, जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन से कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, आइए क्वेश्चन को भी बता देते हैं। तो क्वेश्चन को जानने के लिए हमें थोड़ा सा इसका फार्मूले को डिराइव करना पड़ेगा, इससे भी फार्मूले निकल कर आते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, जल्दी से फार्मूला भी पढ़ लेते हैं। सीआरटी में फार्मूला नहीं दिया हुआ है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर हमें पता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों के दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CRT। क्या होता है, तो CRT दोनों ही है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगा, CRT हो जाएगा। मान लीजिए एक कंसंट्रेशन C1 है, दूसरे का क्या है, C2 है। R और T हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो R और T यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका C2 हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, हाँ, कंसंट्रेशन फार्मूला होता है मोल्स, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन मोल अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। मान लीजिए अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मोल का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ये भी मोल है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये फार्मूला आपका मेन डिराइव होके आता है। ये फार्मूला हमें क्वेश्चन में यूज करना है। जब भी कोई क्वेश्चन बोले कि भाई ये दो सॉल्यूशन है, दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो बताइए उसका मोलर मास क्या होगा, सॉल्यूट का मास क्या होगा, तो इस फार्मूले को आप लगा के आइएगा, W1 अपॉन M1 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ये हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए गौर से। देखो कह रहा है कि a 1% solution of solute X is isotonic with 6% solution of sucrose, molar mass इतना, the molar mass of solute X is, ये कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, के पास आपके पास दो तरह के सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूट X है, एक सॉल्यूट X है, उसका 1% सॉल्यूशन दिया है, और जो सॉल्यूट X का यहाँ पे सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है किसके साथ, 6% सुक्रोज के सॉल्यूशन के साथ। तो उसका क्या बताना है आपको, मॉलिक्यूलर मास बताना है किसका, X का। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि जब आपका ऑस्मोटिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन वाला सवाल आ जाए तो फार्मूला क्या लगाना है, हाँ, फार्मूला क्या लगाना है भाई, फार्मूला हमें लगाना भी बताया ना, M1 क्या था, W1 अपॉन M1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2, ये फार्मूला लगेगा। ओके, अब देखो तो W1 का मतलब क्या होता है, W1 का मतलब होता है यहाँ पे सॉल्यूट का मास, तो सॉल्यूट का X का मास 1% सॉल्यूशन का मतलब उसका मास 1 ग्राम है। ठीक है, तो 1% का मतलब 1 ग्राम सॉल्यूट का मास। आप देखो यहाँ पे उसका मोलर मास पता करना है, तो मोलर मास को एज इट इज वैसे ही रख दीजिए। W2 का मतलब दूसरे सॉल्यूशन का सॉल्यूट का मास, ये सॉल्यूशन है इसका 6% दिया है, 6% का मतलब सॉल्यूट इसमें 6 ग्राम है, तो यहाँ पे दूसरे सॉल्यूशन का सॉल्यूट हो जाएगा 6 अपॉन इसका मोलर मास भी दिया है कितना, 342 ग्राम दिया है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ से M1 की वैल्यू निकालना है। M1 की वैल्यू, M1 इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 342 अपॉन 6, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 57 ग्राम पर मोल, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, किस ऑप्शन में दिया है आपका 57 ग्राम। ठीक है, तो बेसिकली आपका सॉल्यूट का मास, उसका मोलर मास, फिर दूसरा सॉल्यूशन लेंगे उसका मास, उसका मोलर मास निकाल लेंगे तो आपको आराम से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही रामबाण वाला फार्मूला है, फार्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है लॉन्ग में, उसको भी जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ यूरिया
मोलर मास 60 ग्राम पर मोल पर लीटर सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, कह रहा है कि आपके पास पानी है, उस पानी में आपने क्या मिलाया है, 15 ग्राम यूरिया मिलाया गया है। यूरिया का मास कितना दिया है, 60 ग्राम। अब ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है, इस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। किसी कंपैरिजन में, हाँ, किसी कंपैरिजन में सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज विथ मोलर मास 180 ग्राम इन वाटर इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने क्या मिलाया है, ग्लूकोज मिलाया गया है, ग्लूकोज का मोलर मास दिया गया है, यानी ग्लूकोज का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और यूरिया का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, उस दोनों का सॉल्यूशन का दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, क्या बताना है, यहाँ पे आपको दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे आपको ग्लूकोज का मास निकालना है, यानी आपको W2 की वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो क्या क्या चीजें दी गई हैं, पहले हम लोग आइए उसको समझते हैं कि भाई क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। ओके, चलो, तो यहाँ पे किस कैसे सॉल्यूशन है, दो तरह का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। ठीक है, यूरिया का सॉल्यूशन है। ओके, और क्या दिया है, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। दो तरह के सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, और दोनों के दोनों कैसे आइसोटोनिक है, ये दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है, तो आइसोटोनिक वाला सॉल्यूशन दिया है उसका न्यूमेरिकल। तो यूरिया का सॉल्यूशन में क्या है, 15 ग्राम यूरिया है। ठीक है, 15 ग्राम यूरिया मतलब यूरिया का मास दिया गया है यहाँ पे कितना, 15 ग्राम। ओके, और यहाँ पे यूरिया का मोलर मास भी दिया है, तो यूरिया का मोलर मास हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, 60 ग्राम पर मोल। ओके, फिर क्या कह रहा है, ग्लूकोज के बारे में कटर गया है, ग्लूकोज का मास नहीं दिया है, तो ग्लूकोज का मास नहीं दिया है, इसको हमने क्या मान लेते हैं, W2, इसकी वैल्यू नहीं की है। लेकिन ग्लूकोज का मोलर मास दिया गया है, उसमें M2 का मास कितना दिया, 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब चूंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो फॉर्मूला क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिखवा थे, W1 अपॉन M1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2। ओके, और W1 की वैल्यू कितनी है, 15 अपॉन M1 60 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू W2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और M2 के वैल्यू कितना हो जाएगा, M2 का वैल्यू 180 रहेगा। ठीक है, 180। सॉल्व कर लो इसको, यहाँ पे W2 का वैल्यू निकालोगे तो ये डिवाइड में रिजल्ट का मल्टीप्लाई, 50 इंटू 180 अपॉन 60। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6, 6 3 18, 15 3 कितना हो जाएगा, 45 ग्राम क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल सा सवाल था। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, जितना भी हम लोगों ने पढ़े हैं सारे के सारे आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से बहुत सारे देखे आपने न्यूमेरिकल आए गए होंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। जो अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, उसमें हम लोग वांट ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और वांट ऑफ फैक्टर पूरा का पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, तो वांट ऑफ फैक्टर आप जरूर से पढ़िएगा। ठीक है, इस वीडियो में कोई भी आपको दिक्कत परेशानी दर्द तकलीफ मुसीबत होगा, कमेंट करिएगा, आपको उसको समस्या का समाधान किया जाएगा, और इसके जो PDF का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर डाउनलोड करिएगा। मिलते ही ऐसे मेरा वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।